नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सौगंध ली थी। सौगंध आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की, आतंक के अड्डे को बर्बाद करने की, आतंक को जड़ से उखाड़ फेंकने की, और आधी रात यह संकल्प पूरा भी हुआ। भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर पाकिस्तान में आतंक के अड्डों को बर्बाद कर दिया। देर रात ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, जिसके तहत भारत की सेना ने पाकिस्तान की सीमा के 100 किलोमीटर अंदर तक 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मिट्टी में मिला दिए गए। लश्कर के भी कई आतंकियों का सफाया कर दिया गया। संदेश साफ था, अगर भारत के खिलाफ साजिश रचोगे, भारत में हमला करोगे, तो घर में घुसकर मारेंगे। एक भी आतंकी नहीं बचेगा। आतंक को जड़ से खत्म करेंगे। लेकिन भारतीय सेना ने कैसे आतंक की लंका को जलाया, पहले इस पर एक रिपोर्ट देखिए। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। कह के आतंकियों को मिट्टी में मिलाया। आधी रात आसमान से बारूद की बरसात हुई और आतंक का अड्डा धुआं धुआं हो गया। जैश लश्कर के ठिकाने कंकाल में बदल गए। भारत ने देर रात ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पहलगाम हमले का 15 दिनों के भीतर बदला ले लिया। पाकिस्तान की सीमा के 100 किलोमीटर अंदर तक हिंदुस्तान की मिसाइलों ने आतंक के अड्डों को पूरी तरह तबाह बर्बाद कर दिया। भारत की सेना ने पाकिस्तान के आतंक के 9 अड्डों पर हमला किया, जहां भारत के खिलाफ साजिश रची जाती थी, जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, जहां आतंकियों को पनाह दी जाती थी, जहां भारत में हमले की प्लानिंग होती थी। इन 9 टारगेट में से 4 पाकिस्तान में बहावलपुर, मुरीद के, सियालकोट और 5 पीओके में मुजफ्फराबाद, कोटली, बाग, भिम्बर, चक अमरू थे। इनमें मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर जैश ए मोहम्मद का सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना था। वहीं मुरीद के और कोटली में लश्कर के आतंकियों के अड्डे को भारतीय सेना ने मलबे में बदल दिया। मुजफ्फराबाद यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर-ए तोयबा का बेस था, जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। भारत ने सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर आतंकियों की पनाहगाहों को निशाना बनाया। लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों पर चुन चुन कर हमला किया। भारत के इस बारूदी प्रहार में 100 से ज्यादा आतंकी हलाल हो गए। जैश सरगना मसूद अजहर के भाई, बेटा समेत परिवार के 14 लोग मारे गए। भारत के इस प्रहार से आतंक का आका फूट फूट कर रोया। मसूद ने परिवार के लोगों की मौत पर रोते हुए कहा, मेरे परिवार के लोग मारे गए, मरने वाले जन्नत चले गए, मैं भी मर जाता तो अच्छा रहता। मोदी ने सारे नियम तोड़ दिए। भारत अब किसी पर रहम नहीं करेगा। किसी को भी रहम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान में 100 से ज्यादा आतंकियों का जनाजा निकला है। आतंक के आंगन में मातम पसरा है और गम के साए में मुल्ला मुनीर की सेना भी है, जो आतंकियों को संरक्षण देती है, आतंकियों को पालती पोसती है। लेकिन जब भारत ने उन आतंकियों को पाकिस्तान में घुसकर मारा, तो आतंकिस्तान में खलबली मच गई। यहाँ पे 4 स्ट्राइक्स की गई। मुजफ्फराबाद में शाही वाली नाला ये जगह है, यहां पे मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया गया। 7 इंपैक्ट हुए यहां पे दुश्मन की तरफ से। एक मस्जिद जो सी है वो शहीद हुई है और उसको नुकसान पहुंचा है। यहां पे मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया। यहां पे 5 स्ट्राइक्स हुई हैं, 2 यहां पे शहीद हैं। मुरीद के यहां पे मस्जिद उम्मुल कुरा को निशाना बनाया गया। 4 स्ट्राइक्स की गई, 1 शहीद है मर्द
एक मर्द इंजर्ड है, जख्मी है, 2 यहां पे लोग मिसिंग है। अभी मस्जिद जो सी है वो शहीद की गई है। हिंदुस्तान के प्रहार से पाकिस्तान में हाहाकार मचा है, आतंक के गढ़ में चीख पुकार मची है, लेकिन भारत का संदेश साफ है, अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, घर में घुसकर मारेंगे, आतंक का जड़ से खात्मा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दो खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हिमांशु भट्ट जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ रहे हैं और कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। हिमांशु भट्ट जी, बहुत दिनों बाद आपसे आपसे मुलाकात हो रही है और आपसे मैं समझना चाहूंगा, कल जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इस ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने एक बात इशारा दे दिया कि हम 100 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के अंदर भी प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकते हैं। और कितने ऐसे इशारे हैं जो पाकिस्तान इससे ले रहा होगा? अब सोचिए, जब हम मुरीद के जा सकते हैं तो लाहौर कितना दूर है, या लाहौर कितना नजदीक है? 40 किलोमीटर। हाँ, और वहां से रावलपिंडी का GHQ कितना दूर है? और ऐसा कहा जाता है, देखो वो पाकिस्तान के ISPR ने कहा है पहले कि भारतीय विमान भारतीय हवाई सीमा के हमारी तरफ नहीं आए। फिर उन्होंने फेक न्यूज बनाना चालू किया कि 5 विमान को गिरा दिया और ये किया वो किया, और वो तो फेक न्यूज ही था। जो अगर समझ लो कोई भी भारतीय विमान पाक सीमा में नहीं गया तो आपने और क्या हमने ये किया। और मजे की बात तो ये है, मेरे जो साथी है वो बताएंगे ज्यादा आपको, हमने तो यूज किए थे क्या, हैमर और स्कैट। हमने तो ब्रह्मोस तो यूज ही नहीं किया अभी तक। काफी ऐसी बातें हैं कि जो डिफेंस एक्सपर्ट के तौर वो बताएंगे, मैं तो बता नहीं सकता वो। मगर ये बात मैं जरूर कहूंगा कि ये जो हमला था ना, ये पाकिस्तान के लिए तो था ही था, साथ में दुनिया को भारत का सामर्थ्य भी इसमें दिख गया। जो प्रिसिशन से हमला हुआ है और जो प्रिसिशन से भारतीय सेना ने अपना काम किया, वो प्रिसिशन आपको विश्व में बहुत कम देशों के अंदर देखने को मिलता है। दूसरी एक बात मैं बताऊंगा कि ये हमला जब हुआ, भारत ने अपनी बात तो खत्म की कि हम बदला लेंगे, हमने काउंटर अटैक तो कर दिया। एक ब्लफ को, पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन का एक ब्लफ जो सालों से चला आ रहा है, हमारे देश के अंदर भी एक छोटे से पाकिस्तान पड़े हुए हैं, मीडिया के अंदर भी है, वो भी कहते रहते हैं कि वो भी एटमी ताकत है, ये है वो है। वो एक ब्लफ को एक पड़कार दिया गया। आपसे जो हो बनता है करो, हम देखते हैं। ये जो न्यूक्लियर ब्लफ है ना, उसको नरेंद्र मोदी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में पूरे विश्व के सामने बोल दिया, बता दिया। और UNSC में ये हमला हुआ, उसके अगले ही दिन 24 घंटे पहले सिक्योरिटी काउंसिल ने पाकिस्तान को कैसे लताड़ा और क्या कहा कि आपके नेता जो ये न्यूक्लियर की बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें करके आप मुद्दों को बिगाड़िए नहीं। दूसरी एक बात जो सबसे महत्व की बात है मेरे हिसाब से, कि आज भी 21वीं सदी में भारत चाणक्य को बहुत सही तरह से फॉलो कर रहा है और उसका मुझे बहुत बड़ा गर्व है। साम दाम दंड भेद, चारों का उपयोग किया गया। डिसेप्शन जिसे कहते हैं, पूरी दुनिया डिसेप्शन समझती है, और मोदी जी का, नरेंद्र भाई का तो एक बड़ा सीधा सा सवाल, सीधी सी बात है, वो कहीं भी जाओ आपको सरप्राइज करेंगे। जब भारत में पूरे भारत के अंदर मॉक ड्रिल का आह्वान किया था 7 तारीख को, तो किसने सोचा था 6 और 7 तारीख की रात के बीच में यह हमला होगा? क्या किसी ने सोचा था? नहीं। पाकिस्तान भी ऐसे ही सो गया था
उन्होंने जब देखा कि वो तो भारत में कल तो मॉक ड्रिल होने वाली है, 2-3 बार ही मॉक ड्रिल होगी, फिर गैल्वेनाइजेशन होगा, ये होगा वो होगा, और कल रात को हो गया। और देखिए ये जो भेद है ना, उसको कूटनीति के साथ में जब सही तरह से यूज होता है ना, तब वो राष्ट्र सही मायनों में अपनी सुरक्षा सही तरह से कर सकता है। और यही चीज भारत ने करके दिखाई है। अभी देखिए भारत को ऐसा तो है नहीं, हम भी जानते हैं एक्शन का रिएक्शन होता है तो रिएक्शन का काउंटर रिएक्शन भी होता है, और वो होगा, उसका भी मना नहीं कर रहा। चलिए इस पर मैं कर्नल दिनेश नैन को अपनी चर्चा में जोड़ लेता हूं। कर्नल दिनेश नैन, एक्शन का रिएक्शन होता है और ये रिएक्शन के लिए पाकिस्तान से दो मैसेजेस आ रहे हैं। एक ढके छुपे आ रहा है कि भारत अगर एक्सकलेट नहीं करता है तो इस चीज को यहीं रोक देते हैं। एक वहां के नेताओं के बयानों में आ रहा है कि अब हम समय तय करेंगे, टाइम तय करेंगे और अब हम भी जवाब देंगे। अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है, क्या मैं उम्मीद करूं और आपका अनुभव क्या कहता है, फिर एक प्रॉपर फुल फ्लेजेड वॉर की शुरुआत हो जाएगी? देखिए राजीव, जैसे कि अभी मुझसे पहले जो वरिष्ठ हिमांशु पत्रकार भट्ट बता जी। रहे थे, भट्ट साहब बता रहे थे कि भेद एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है किसी भी ऑपरेशन के लिए। और जिस प्रकार से इन्होंने समझाया कि एक दिन पहले यानी आज की तारीख में हमारा जो पूरे देश के अंदर घोषणा की थी होम मिनिस्टर ने कि सभी के सभी जो है ब्लैकआउट और ये मॉक ड्रिल करेंगे, लेकिन एक चीज और भी हुई थी, वो ये था कि कल ही हमारे जो डीजीएमओ है, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, उन्होंने एक फोन कॉल की डिमांड की थी पाकिस्तान के डीजीएमओ के साथ। और टॉपिक था कि भाई आप लोगों ने, हम लोगों ने पूरी एलओसी के ऊपर सीज फायर का एक आपस में करार किया हुआ है, तो क्या वजह है जो आप पिछले 12 दिनों से इस सीज फायर को तोड़ रहे हो, क्यों तोड़ रहे हो? यह भी एक डिसेप्शन था, क्योंकि उनके डीजीएमओ को लगा कि कहां भारत अटैक करने की बात करता और अभी हमसे बात कर रहा है कि भाई आप सीज फायर मत करो, इसके ठीक नहीं है, मतलब सॉरी, एलओसी के ऊपर जो है उसको हॉट ना करो, सीज फायर हमारे बीच में रहना चाहिए। तो लिहाजा ये भी एक डिसेप्शन का बहुत बड़ा पॉइंट रहा है पाकिस्तानियों के लिए। रही बात, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ जी, जो पहले बड़े ही डींगे मार रहे थे और पानी बंद करने पर अटैक की धमकी दे रहे थे और साथ साथ में कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस की बात आई तो हम न्यूक्लियर पावर हैं और इस तरह की बातें कर रहे थे। और ये भी कह रहे थे कि उनका- रिजर्वायर्स हैं, डैम्स हैं, उन्हें हिट कर सकते हैं। जी, तो उनका जो वक्तव्य मॉर्निंग में आया था वो था कि भारत अगर इस बात को और आगे ना बढ़ाए, एक्सलेट ना करे इसको, तो पाकिस्तान जो है वो एक्शन नहीं करेगा। परंतु ये भी एक डिसेप्शन था, मैं बताऊं राजीव आपको, क्योंकि ठीक 3 घंटे बाद जब पाकिस्तान के अंदर एनएससी की मीटिंग हुई, इनकी सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, जिसके अंदर शहबाज शरीफ जो दिखाने के लिए चेयर कर रहे थे और पूरी कैबिनेट थी उनकी, उन मंत्रियों की, बड़बोले मंत्रियों की जो कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोलते आ रहे हैं, चाहे वो इशाक डार हो, चाहे ख्वाजा आसिफ हो, नकवी हो, अख्तुल्ला जो है तलार हो, ये सब लोग वहां बैठे हुए थे। और साथ में दूसरी तरफ पूरी जो है जनरल आसिम मुनीर की जो है पूरी सेना बैठी। मेरा मानना है ये जितने भी मंत्री मंडल जो था पाकिस्तान का जो है आज की तारीख में, ये एक तरीके से पाकिस्तान का नहीं, जनरल आसिफ मुनीर का है। और ये बात को और पक्का करता है, इस बात को एनएसए की पोस्ट पे जनरल आसिफ मुनीर द्वारा अपने आईएसआई के चीफ जनरल आसिम मलिक को वहां पे बैठा देना। अब आप सोचिएगा कि अगर आईएसआई का चीफ इस कैबिनेट के बीच में बैठेगा तो किसकी बात चलने वाली है, कौन किसको सुनने वाला? यानी एक तरीके से पूरा होल्ड हो गया था। और इसी माहौल के अंदर 1.5-2 घंटे के उस ड्रामे के बाद जब ये मीटिंग खत्म होती है तो शहबाज शरीफ बाहर आकर के कहते हैं
कि यूएन के आर्टिकल 51 के मुताबिक हम पलटवार करने के लिए हमारा हक है। अब मुझे समझ में नहीं आया कि यूएन 51 के किस चार्टर में और किस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई देश टेररिस्ट के ऊपर अटैक करता है, बेशक वो दूसरे देश की सीमा में हो, तो वो दूसरा देश उस देश के ऊपर इस बात के लिए अटैक कर सकता है। ये बेतुकी बात उन्होंने की और उसके बाद में ये भी कहा कि अब जो है पाकिस्तान को एक्शन लेना है और इसकी जिम्मेवारी हम, लाजिम सी बात है, सेना को सौंपते हैं। तो जब बात आसिम मुनीर के ऊपर आ गई, जो कि जिसको जो जनरल कम है और मौलाना ज्यादा है, बिकॉज इसके फादर जो है वो इमाम थे और उनके ऊपर भी काफी कुछ कहानियां हैं कि वो काफी कुछ कट्टरपंथी टाइप की सोच रखते थे और ये खुद जनरल आसिम मुनीर जो है वो इन मदरसों में पढ़ा हुआ इंसान है और टोटल रेडिकलाइज्ड है। और इसने काफी हद तक, जब ये 2019 में आईएसआई का भी चीफ बना था और जिसको इमरान खान ने हटा दिया था पिछले चीफ की मदद लेकर के, तो ये इसने काफी सेना के अंदर भी ये जो कट्टरपंथी है, रेडिकलाइजेशन है, वो फैला रखा था। और यही कारण है कि आज सेना में से कई लोग, पाकिस्तानी सेना के अंदर से कई अफसर और कई लोग चिट्ठी लिख चुके हैं कि इसके खिलाफत करते हैं कि आपने सेना की जो छवि है बिल्कुल खराब कर दी है, और इस बारे में इनको चिट्ठी लिखी गई थी। अब बात ये आती है कि क्या पाकिस्तान अब पलटवार करेगा कि नहीं करेगा। मेरा मानना है कि जनरल आसिफ मुनीर का कट्टरपंथी होने के अलावा दो और मजबूरी हैं जिसके कारण उसको भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन करना पड़े। पहली बात तो ये कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग इसको बिल्कुल नफरत करते हैं। ओपन उनकी जो है सोशल मीडिया पे रील्स अवेलेबल हैं जहां वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की सेना के साथ बिल्कुल नहीं है। और जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पश्तूनों का पश्तून तहफूज मूवमेंट चल रही है राजीव, उसके जो लीडरान हैं मंजूर पश्तूनी, उन्होंने तो कटाक्ष करके बल्कि यहाँ तक बोला एक पत्रकार को, जब उनसे पूछा गया कि क्या आप भारत के खिलाफ अब पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि पश्तूनों ने बहुत जन्नत ले ली, बहुत सेक्रीफाइस कर चुके हैं, अब ये मौका हम अपने भाइयों को देना चाहते हैं जो पंजाबी हैं। बात बिल्कुल साफ थी। बलूचिस्तान के अंदर जिस प्रकार से पाकिस्तान की सेना ने पूरा जुल्म ढाया हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि वहां से कोई भी इनको लाइक करता है। और इसी प्रकार से सिंध जो है, पानी के चक्कर में जो कैनाल बना रहे थे, सिंध भी अलग है। यहां तक कि देखिए इस्लामाबाद की जो लाल मस्जिद के मौलाना हैं अब्दुल अजीज गाजी, उन्होंने भी इनके पाकिस्तान की सेना के खिलाफ बाकी लोगों को भड़काया, जो मौलाना दूसरे मौलाना वहां मौजूद थे, कि कोई भी इस जुल्मी जो लोग हैं, सरकार है या सेना है, इसके साथ में जो है जाके नहीं लड़ाई करेगा, नहीं कोई लड़ना चाहता है। और उनका कहना यह था कि भारत के अंदर कम जुल्म हो रहे हैं बतर इसके कंपैरिजन में कि जो पाकिस्तान की सेना है वो बलूचिस्तान में और पख्तूनों के साथ में ज्यादा जुल्म कर रही है। अब ये जो फैक्टर है, इसके बाद एक ऑडियंस रह जाती है इनके पास, वो है पंजाब की। उसमें भी डिवीजन है कुछ पीटीआई का। पीटीआई के कार्यकर्ता इसको लाइक नहीं करते। अब खासकर दूसरा रीजन है कि जो सेना के अंदर जो भर्ती हुए हैं लोग, वो ज्यादातर पंजाबी हैं। तो अब ऐसे सिचुएशन के अंदर अगर हमने इनके ऊपर अटैक किया है और जिस जनरल आसिम मुनीर ने बड़बोले बात बोली हो पिछले हफ्ते में कि हम सुरक्षा कर दे सकते हैं पूरे पाकिस्तान को, हम ही आपकी देखरेख कर सकते हैं, हम आपकी सोवरेनिटी को संभाल सकते हैं, बॉर्डर इंटीग्रिटी को बचा सकते हैं, अगर वो एक्शन नहीं करेगा तो इसका फॉल बैक उसको बहुत बुरा, सही, ना सिर्फ एकदम आर्मी में। आपने निशाने पर ये बात रख दी सारा समझाते हुए। मेरे साथ हिमांशु भट्ट जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। हिमांशु जी, जो कर्नल दिनेश नैन ने पूरी कहानी सामने रखी, उससे एक ही चीज समझ में आती है कि देर सबेर पाकिस्तान हमला जरूर कर सकता है। लेकिन इससे पहले कि मैं सवाल पूरा आपके सामने रखूं, एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान का एक नया प्रोपेगेंडा इस वक्त सामने आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से
पाकिस्तान में दहशत है और बौखलाहट में इशाक डार ने बयान किया दिया कि भारत के 75 से 80 विमानों ने पाकिस्तान में स्ट्राइक की है। 75 से 80 विमानों ने पाकिस्तान में स्ट्राइक की है, इशाक डार का बयान। उधर अभिनेता अनुपम खेर ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इस बात का सबूत है कि जो हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखेगा, जो देश में आतंक लाने की कोशिश करेगा, जो हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाने की कोशिश करेगा, हम उसका क्या हाल कर सकते हैं। तो मेरे साथ इस वक्त हिमांशु जी इस वक्त जुड़े हुए हैं और कर्नल दिनेश नैन मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिमांशु जी, ये तय लग रहा है करीब करीब, जो वरिष्ठ डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो इशारा दे रहे हैं कि पाकिस्तान मजबूर होकर एक रिटेलिएशन करेगा, एक बड़ा हमला करेगा। वैसे भी पाकिस्तान लगातार एलओसी के ऊपर फायरिंग कर रहा है आर्टिलरी के साथ, जिसमें कई गांव वाले भी इसमें पता चलता है उनकी मौत हुई है। लेकिन पाकिस्तान अगर बड़ा हमला करने की कोशिश करता है तो क्या मैं ये मानूं फिर भारत के पास ये जवाब देने का हक होगा कि भारत ने तो टेररिस्ट के कैंप्स को टारगेट किया था, पाकिस्तान ने किस बात पर हमला किया और फिर एक बड़ा वॉर मुंह बाय खड़ा है। मैं तो कभी भी भारत पाकिस्तान के बीच में जो भी होगा ना उसको वॉर का नाम नहीं दूंगा, क्योंकि कर्नल साहब भी मानेंगे मेरी बात कि वॉर होता है ना तो आमने सामने होता है, दो इक्वल्स जो होते हैं ना उसके बीच में होता है। ये तो एक तरफी लताड़ है भैया। पाकिस्तान को हम मारेंगे, ये तो ऐसी बात है कि बाजू में एक नेबर रहता है तुम्हारे और वो नेबर को पहली बार ही समझाया कंधे पे हाथ रख के कि भैया ऐसा मत किया करो। दूसरी बार ही नहीं समझा तो एक झापट मार दी, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ एक जगह पे। अब तीसरी बारी जब वो नहीं करता है तो भारत के पास इसका चारा क्या? तो चारा है कि हम उसको एक थापड़ ही नहीं मारेंगे, उसके हाथ पैर सब तोड़, नाक से खून बहेगा, नाक तोड़ दिया जाएगा, आंख फोड़ दी जाएगी और ये सब होगा। इसको युद्ध नहीं कहेंगे, एक तरफी कुटाई कहेंगे। ये कुटाई तो होती मगर वो कुटाई के लिए बहाना चाहिए आपको। और ये बात बड़ी सही है कि देखिए भारत ने जो पहला स्ट्राइक किया तो भारत ने किया वी आर अवेंजिंग अवर पहलगाम, और ये नॉन एस्केलेटरी है। क्यों? क्योंकि ये नॉन एस्केलेटरी क्यों है कि हमने सिर्फ आतंकियों के ठिकानों के ऊपर हमला किया, मिलिट्री के कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, सिविलियन के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। अब ये पाकिस्तान समझे कि ये उनके ऊपर हमला है और प्रतिवार करने जाए। वेल, प्रतिवार कैसे करेगा? मैं आपको एक हकीकत बताऊं। देखिए, हमारा ऑपरेशन सिंदूर तो अंजाम दे दिया हमने तो 25 मिनट के अंदर। उसके बाद तकरीबन 2 बजे से एलओसी पे बड़ी आर्टिलरी शेल्स दागने शुरू किए उन लोगों ने। 2 घंटे तक चले और फिर बंद हो गए। एक जमाना था जब पाकिस्तान 24 में से 12-12 घंटे तक शेल डालता था। इस बारी तो रिपोर्ट ये भी है, हमारे जो ग्राउंड पे रिपोर्टर्स है वो ये भी बता रहे हैं कि वो टैंक्स ले आए हैं ये एरिया में और टैंक में से गोले दाग रहे हैं, क्योंकि उनको 6, 8, 10 किलोमीटर सिविलियन एरियाज पे डालने थे और उसी की वजह से भारत की ओर से हताहत भी हुई। अभी एक रिपोर्ट ये बता रही है कि पाकिस्तान के पास ये बड़े गोले, जिसको बड़े शेल्स कहते हैं हम, बिग आर्टिलरी, वो तो जगता ही नहीं है सब। वो 155 मिलीमीटर की गन के जो कारतूस है वो भी तो बेच चुका है। ऐसा कहा जाता है कि उनके पास 3 दिन तक चले उतना एम्यूनिशन है। तेल कितना है वो कोई जानता नहीं, मुश्किल से हफ्ता। तो मगर वो क्या करेगा? उसके लिए एक मजबूरी बन जाती है
कि जो है उससे एक बारी तो प्रहार करना पड़ेगा, जिससे उसकी लोकल ऑडियंस को एक तसल्ली वो दे सके। मुल्ला आसिम मुनीर, कर्नल साहब जो बता रहे थे ना कि आसिम मुनीर चारों तरफ से गिर चुका है, तो बाहर निकलने के लिए उसे कुछ तो करके बताना पड़ेगा। मगर तकलीफ ये है कि न तो उनके पास तिजोरी में पैसा है, न तो एम्यूनिशन है, न तो तेल है। अगर प्रोलॉन्ग वॉर किसे कहेंगे? महीना 2 महीना चला उसको वॉर कहेंगे हम? क्या पाकिस्तान के पास 7 दिन भी टिकने के लिए एलओसी पे हम तो सामने से सेलिंग करते जाएंगे, वो कितनी कर पाएगा? कर्नल साहब से पूछे, वो बताएंगे। ये जो सीज फायर का वायोलेशन भी हो रहा था ना, वो स्मॉल आर्टिलरी स्मॉल गन से हो रहा था, वो बड़ा कुछ नहीं कर रहे थे। ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद उनको करना पड़ा। तो इसका मतलब तो बड़ा सीधा साफ है ठीक कि होगा। और दूसरी एक बात मैं बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह ही बोल दिया है, एक तरफ से धमकी दी है कि आप, पाकिस्तान को बोला है ठीक है, कि आप रिटेलिएशन का सोचना भी नहीं, रिटेलिएशन का सोचना भी नहीं। इसका मतलब ये होता है कि आपका क्या हश्र होगा वो आप सोच लो फिर। ठीक है, ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ साथ, बने रहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा आपका क्या हश्र होगा, हम इस बारे में आपको बता नहीं सकते हैं। आयोजक हैं असली मसाले